नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर। जिस तरह से केंद्र सरकार जो होती है उसमें संसद जो होती है ना, संसद जिसमें दो सदन होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, तीन मतलब बॉडीज, तीन निकाय मिलके संसद का निर्माण करते हैं, पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। पार्लियामेंट का मतलब समझ रहे हैं आप? पार्लियामेंट का मतलब संसद, जिसमें एक तो होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा जो उसमें होता है वो राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलके संसद का निर्माण करते हैं। उसी तरह से राज्यों में राज्य विधानमंडल होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर होता है तो राज्य विधानमंडल जो होता है, स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है राज्य विधानमंडल, उसमें भी तीन निकाय हो सकते हैं। तीन निकाय, और कहीं पर दो ही निकाय हैं, ज़्यादातर में तो दो ही निकाय हैं। तीन निकाय कहाँ हो सकते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, कौन कौन से राज्यों में। आगे हम समझते हैं। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर संसद की तरह काम करता है राज्यों में। सबसे पहले समझते हैं क्या है स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल की केंद्रीय भूमिका होती है, प्रभावी भूमिका होती है। हमारा संविधान में इसका जिक्र कहाँ है? तो संविधान में हम जैसा कि जानते हैं, छठा भाग जो है अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। 152 में साधारण व परिभाषाएं लिखी हुई हैं। 152 के बाद 153 से 167 तक कार्यपालिका राज्यों के लिए बताई गई है, और 168 से 212 तक जो है राज्य विधानमंडल की जानकारी। तो उसमें राज्य विधानमंडल में 168 से 212 तक में संगठन, उसके गठन, उसके कार्यकाल की, उसके अधिकारियों की, प्रक्रियाओं के, विशेषाधिकारों की, शक्तियों की आदि की जानकारी वहाँ पर दी गई है। यद्यपि ये सभी संसद के अनुरूप हैं। संसद के अनुरूप मतलब संसद जैसा ही है सब कुछ। जिस तरह से संसद होती है केंद्र में, उसी तरह राज्यों में ये उसी तरह से है, लेकिन इनमें कुछ विभेद हैं, और वो विभेद क्या वो हमें समझना है। सबसे पहले हम राज्य विधानमंडल का गठन समझते हैं, उसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि संसद जो होती है, उस तरह से राज्य विधानमंडल भी यहाँ है। राज्य विधानमंडल के गठन में एक रूपता नहीं है, एक रूपता नहीं है। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। वर्तमान में 2019 केवल 6 राज्यों में दो सदन हैं। 2019 की बात कर रहा हूँ। और 2019 में जो कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, उसके द्वारा एक में ये जो परिषद है उसका वहाँ से विघटन कर दिया गया। तो इसलिए यहाँ अब 6 ही बची हैं। अब देखिए, राज्य विधानमंडल में क्या क्या होते हैं। तो विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होता है, और एक राज्यपाल होते हैं। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। विधानसभा समझते ही आप, विधान परिषद ज़्यादातर राज्यों में है नहीं, कुछ एक में है। और राज्यपाल तो हर राज्य में मतलब होते ही हैं, हो सकता है 2 राज्यों के लिए एक साथ भी हो। राज्य विधानमंडल के गठन में एक रूपता नहीं है। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुछ में द्विसदनीय है। वर्तमान में 6 राज्यों में 2 सदन हैं। द्विसदनीय व्यवस्था में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 6 ही राज्य हैं जिनमें 2-2 सदन हैं। विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जम्मू कश्मीर में हटा दिया गया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के, जिससे उससे राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया। और जम्मू कश्मीर जो वहाँ पर थी, जिसमें पहले लद्दाख भी आता था, उस लद्दाख को अब अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस प्रकार पहले जो राज्य थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, अब 28 रह गई है। देखिएगा, तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम। अब देखिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अलावा भी द्विसदन की लंबा इतिहास रहा है। मतलब द्विसदन की व्यवस्थाएं जो है, ऐसे नहीं है कि केवल इनमें ही थी, इससे पहले भी रही हैं। अब हमें ये समझना है कि कहाँ पर रही हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2019 लागू नहीं हुआ। 2010, क्षमा कीजिएगा, तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 लागू नहीं हुआ। तमिलनाडु में विधान परिषद अधिनियम 2010 लाया गया और वो लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें तमिलनाडु खुद नहीं, 2011 में ये लागू होने से पहले ही उसे ख़त्म करवा दिया था। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 द्वारा की गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अभी हैं, जैसे मैंने बताया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2 सदन हैं। और जम्मू कश्मीर में था, वो घटा दिया है। और आंध्र प्रदेश में कब लागू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में 2005 वाले 2005 में लागू किया गया अधिनियम 2002 के द्वारा। देखो, यहाँ मैं नीचे जब पढ़ूंगा इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश जो है उसमें
2005 आंध्र प्रदेश में 2007 में अधिनियम 2005 के द्वारा फिर से लागू किया गया। अधिनियम 2005 लाया गया और अधिनियम 2005 के द्वारा 2007 में जाकर के आंध्र प्रदेश में स्थापना हुई थी। अब देखिए 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की स्थापना को उपबंध किया गया था और इस संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा एक अधिसूचना जारी की जानी थी जो अभी तक नहीं की गई है। एमपी के लिए की जानी थी लेकिन एमपी के लिए अभी नहीं हुई है, इसलिए एमपी में अभी एक सदनीय विधानमंडल ही है। एक सदनीय विधानमंडल का मतलब है उस विधानमंडल में केवल एक विधानसभा ही है, विधान परिषद उस विधानमंडल में, उस लेजिस्लेचर में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एमपी के लिए तो फिर अभी एक सदन ही है और 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। विधानमंडल में राज्यपाल और राज्य में विधानसभा होती है, राज्य विधानमंडल जहाँ एक सदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था है, वहाँ पर राज्य विधानमंडल में जो राज्यपाल हैं वो है और राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा, ये 3 अंग होते हैं। विधान परिषद उच्च सदन कहलाता है, इसको विधान परिषद को द्वितीय सदन भी कहते हैं, विधान परिषद को वरिष्ठों का सदन भी कहते हैं। जबकि विधानसभा जो है उसको निचला सदन या पहला सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। संविधान में राज्य विधान परिषद जो होती है उसके गठन और विघटन की व्यवस्था की गई है। यदि संसद जो है एक विधान परिषद को यदि पहले से है तो विघटित कर सकती है, यदि पहले से नहीं है इसका गठन कर सकती हैं। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस बारे में संकल्प पारित करे और इस तरह का कोई विशेष प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित होना चाहिए। राज्य विधानसभा के द्वारा वहाँ से बहुमत से पारित होने का मतलब ये है कि पूर्ण बहुमत से पारित होना है। पूर्ण बहुमत का मतलब ये है कि कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 मत होने ही चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। और संसद में जब जाएगा तो संसद का ये अधिनियम जो है 368 के प्रयोजनों हेतु संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। सामान्य विधान की तरह साधारण बहुमत से संसद में पारित होगा। संविधान सभा ने राज्य में दूसरे सदन के विचार की आलोचना की है। संविधान सभा जो थी उन्होंने कहा है कि राज्य में जो दूसरा सदन है जो विधान परिषद है वो ठीक नहीं माना जाता। ऐसा ज़्यादातर संसद में जो लोग थे उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने क्या तर्क दिया देखिएगा, ये बड़ा मज़ेदार है कि यह विधायी कार्यों में विलंब करेगा, ऐसा संविधान सभा ने कहा। और ये संस्था जो है विधान परिषद दूसरा जो सदन जिसको हम दूसरा सदन कहते हैं या उच्च सदन कहते हैं या वरिष्ठों का सदन कहते हैं, ये जो है खर्चीली होगी। इस कारण से ये उपबंध किया गया है कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या गठन करना है तो उस राज्य की अपनी इच्छा होनी चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति का उसको खुद को ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो आंध्र प्रदेश में 1957 में जाकर के विधान परिषद का गठन किया गया। 1957 से लेकर के 1985 तक चला, 1985 में से समाप्त कर दिया आंध्र प्रदेश ने और फिर से 2007 में जाकर के लागू हुआ 2005 के अधिनियम के द्वारा और वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। 1957 से लेकर के इसके एक बार विघटन हो चुका है, फिर से 2005 में इसको लागू किया गया। तो इस प्रकार कोई राज्य चाहे तो उसको समाप्त भी करवा सकता है, लागू करवा भी सकता है। ठीक है, तमिलनाडु विधान परिषद को 1986 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तमिलनाडु विधान परिषद था पहले लेकिन 1986 में समाप्त कर दिया। फिर से तमिलनाडु ने 2010 में कोशिश की लेकिन 2011 में उसने खुद ही मना कर दिया कि नहीं ज़रूरत है हमें। और इसी तरह से पंजाब में था पहले, पश्चिम बंगाल में भी था। पंजाब और पश्चिम बंगाल में 1969 में दोनों ने समाप्त कर दिया, दोनों ने एक ही साल समाप्त किया। 2010 में तमिलनाडु विधानसभा, जैसे मैंने जिक्र किया अभी, तमिलनाडु ने जो है 1986 में जाकर के समाप्त किया। 2010 में तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य विधान परिषद को पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया और उसी के अनुसार संसद ने तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 अधिनियमित किया जिससे कि राज्य में विधान परिषद सृजित की जा सके। तथापि इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही तमिलनाडु विधानसभा में 2011 में एक अन्य प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद को उन्मूलित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो विधान परिषद का गठन तमिलनाडु ने 1986 में समाप्त करने के बाद में एक बार कोशिश की लेकिन वो भी अब है नहीं लागू। 2 सदनों का गठन देखिए। विधानसभा का गठन संख्या देखिए, विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। विधानसभा जो होती है जिसको हम पहला सदन या निचला सदन या निम्न सदन या इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं, तो विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
इसकी संख्या, इसकी अधिकतम संख्या जो विधानसभा की हो सकती है वो इसकी अधिकतम संख्या 500 और निम्न संख्या 60 तय कर ली गई है। इसका मतलब है 60 से लेकर के 500 के बीच में ये राज्य की जनसंख्या उसके आकार पर निर्भर करेगी। ठीक है, अब अलग अलग कितनी राज्यों में संख्याएं हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो उसको थोड़ा सा मैं अब अगर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ तो ध्यान दीजिएगा, बाद में देखेंगे, खैर छोड़ो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के मामले में 30 तय कर दी गई है। 30 संख्या वहाँ पर तय है। एक तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से राज्यों में ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम और गोवा में ये संख्या तय कर दी गई है। जबकि मिजोरम और नागालैंड में संख्याएं जो हैं 40 और 46 है। मतलब मिजोरम में 40 है, मिजोरम में कितनी है, 40 है, और नागालैंड में 46 संख्या है। इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, क्योंकि विधानसभा का जनरली जो चुनाव होता है सदस्यों का वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन 40 मतलब मिजोरम, 46 मतलब नागालैंड के विधानसभा के सदस्य जो हैं अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सदस्यों को चुना जाता है, सब तो नहीं है। अब नामित सदस्य क्या है, देखिए सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से जिनको हम चुनते हैं उनको क्या मतलब है। नामित सदस्य जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को नामित कर सकता है। आंग्ल भारतीय वो होता है जिसके पिता या उसका प्रपिता, यानी कि पिता या दादा यूरोपीय मूल का हो और भारतीय क्षेत्र में रहता हो और वहाँ पर पैदा हुआ हो, वो अस्थायी उद्देश्य से नहीं रह रहा हो, मतलब ये कि यहीं का निवासी बन जाए, स्थायी निवासी। तो ऐसे सदस्यों को आंग्ल भारतीय कहा जाता है, जिसका पिता या दादा क्या होना चाहिए, प्रपिता का मतलब दादा या उसके परदादा, जो भी, पिता प्रपिता ही लिखे, परदादा की तरफ नहीं जाएंगे हम। तो पिता या प्रपिता जो है उसके भारतीय मूल के नहीं होने चाहिए, यूरोपीय मूल के होने चाहिए, उनको हम आंग्ल भारतीय कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे सदस्यों को नामित किया जा सकता है। इस समुदाय का प्रतिनिधि विधानसभा में पर्याप्त नहीं हो तब ऐसा किया जाता है। मूलतः ये उपबंध 1960 तक किया गया था, 1960 तक, ठीक। लेकिन इसे फिर हर बार 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कब कब बढ़ाया गया ये समझ लेते हैं। देखिए 1960 तक ये उपबंध किया गया था, 1960 के बाद ये 2020 तक अभी भी चल रहा है। 2020 में से समाप्त कर दिया गया था शायद, मेरे अनुमान में 1960 तक किया गया था, ठीक है। और 1960 तक के लिए किया गया, लेकिन 1960 आते ही 8वां संविधान संशोधन किया गया और 8वां संविधान संशोधन करके 1970 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण व्यवस्था में विस्तार किया और साथ में आंग्ल भारतीयों के लोकसभा और विधानसभाओं में 10 वर्ष के लिए बढ़ोतरी कर दी गई। लोकसभा में भी और विधानसभा में भी उसी संविधान संशोधन के तहत होते हैं। और वो संविधान संशोधन 8वां था जिसमें SC ST को जनजातीय आरक्षण तो है ही, जनजाति को आरक्षण व्यवस्था में विस्तार किया और आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व और लोकसभा और विधानसभा में 10 वर्ष के लिए बढ़ोतरी 1970 तक की गई। अब 70 आने वाला था, उससे पहले ही 1969 में 23वां संविधान संशोधन किया। देखिए 8वां था वो किया गया 1960 में, लेकिन 1969 में किया गया 23वां और फिर 1980 तक इनको बढ़ा दिया गया। SC ST और आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व लोकसभा और दोनों में ही 23वां संविधान संशोधन 1969 में, ठीक है। 1980 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 1980 आएगा ना, उससे पहले ये किया जाएगा, 80 से पहले ही, 80 से पहले नहीं, 80 जब डेट आने वाली थी, समाप्त होने वाली थी, उससे पहले 45वां संविधान संशोधन किया गया 1980 में और उसमें फिर 1990 तक बढ़ा दी गई। 45वें संविधान संशोधन 1980 में 90 तक। अब 90 के आसपास जो है फिर किया जाएगा और प्रतिनिधित्व 10 वर्ष के लिए 2000 तक बढ़ा दिया गया 1990 से। तो वो संविधान संशोधन 62वां किया गया, ठीक है। 62वें संविधान संशोधन के द्वारा 2000 तक बढ़ा दिया गया और फिर 2000 आने से पहले 1999 में 2010 तक बढ़ा दिया गया। 2000 से लेकर के 2010 तक बढ़ा दिया गया 1999 में,
ठीक है, 79वें संविधान संशोधन के द्वारा, 79वें, ठीक है। 2010 जब आने वाला था उससे पहले 2009 में ही 95वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। और 2020 में इसको आगे क्या किया गया उसके बारे में आप जानकारी पता कीजिए। मैं आपको कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कब कब किया गया एक बार फटाफट बता देता हूँ। तो 1960 में 1970 तक किया गया, 8वां संविधान संशोधन था, ठीक है। 1970 के आसपास 1969 में 80 तक बढ़ा दिया गया 23वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1969 था एग्जैक्ट साल, संशोधन अधिनियम 1969 का है। 1980 तक बढ़ा दिया गया 23वें के द्वारा, ठीक है। फिर 1980 तक 23वें के द्वारा बढ़ा दिया गया, तो 1990 तक 45वें के द्वारा 1980 तक बढ़ा दिया गया 45वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 45वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 1990 तक बढ़ा दिया गया। 1990 से 90 के आसपास 62वें संविधान संशोधन के द्वारा 2000 तक बढ़ा दिया गया। और 62वें के बाद 79वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 2010 तक बढ़ा दिया गया। 2000 तक बढ़ाया गया 62वें के द्वारा, 2010 तक बढ़ाया गया 79वें के द्वारा, और 79वें के द्वारा 2010 तक बढ़ा दिया गया। और उसके बाद 2010 के आसपास मैंने 2009 में जो है 2010 के बाद 2020 तक बढ़ा दिया गया। 2010 में 10 के आसपास समझ लीजिए 2020 तक बढ़ा दिया गया। और 95वां संविधान संशोधन अधिनियम था, तो पहला 8वां 1970 तक कर दिया गया 8वें के द्वारा, ठीक है। 8वें के पश्चात 23वां 80 तक कर दिया गया, ठीक है। 80 तक कर दिया गया 23वें के द्वारा। फिर 1990 तक कर दिया गया 45वें के द्वारा, ठीक है। और फिर 62वें के द्वारा 2000 तक कर दिया गया, 62वें के द्वारा 2000 तक कर दिया गया। फिर 79वें के द्वारा 2010 तक कर दिया गया। और फिर 95वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 तक कर दिया गया, 95वें संविधान संशोधन में किया गया। तो इस प्रकार यहाँ पर जानकारी दी हुई है कि मूलतः 1960 तक किया गया था, फिर लेकिन हर बार इसमें संशोधन हुआ, 8वां 23वां 45वां और फिर 62वां, फिर 79वां, फिर 95वां। तो इस प्रकार इसमें संशोधन हुए हैं समय समय पर। 95वां लास्ट बार संविधान संशोधन 2009 में किया गया और 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र समझ लेते हैं। विधानसभा के लिए होने वाले प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नियंत्रण के लिए हर राज्य को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया गया है। इन चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण जो है राज्य को आवंटित सीटों की जनसंख्या के आधार के अनुपात में किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि संविधान में ये सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व मिले। जनसंख्या का अभिप्राय पिछली जनगणना से है जिसकी लिस्ट प्रकाशित हो चुकी हो, सूची पब्लिश हो चुकी हो। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्निर्धारण, अब जनगणना होगी तो उसके बाद पुनर्निर्धारण की बात यहाँ पर आती। परिसीमन की, प्रत्येक जनगणना के बाद में पुनर्निर्धारण की बात होती है। तो प्रत्येक राज्य के विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से सीटों का निर्धारण, ठीक। हर राज्य का निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से विभाजन। संसद को इस बात का अधिकार एक बार संबंधित मामले का निर्धारण करे, संसद को अधिकार है, ठीक। इसी उद्देश्य के तहत परिसीमन 4 बार हुआ है, 1952, 1962, 1972 और 2002 में। 1952, 1962, 1972 और 2002 में 4 बार परिसीमन यहाँ पर हुए हैं। तो 4 अधिनियम आए हैं। कौन कौन से अधिनियम? अधिनियम 1952, अधिनियम 1962 और अधिनियम 1972 और अधिनियम 2002। 1952 में जो अधिनियम आया उसके तहत 1952 में ही परिसीमन आयोग बनाया और उस परिसीमन आयोग से परिसीमन हुआ, ठीक है। फिर 1962 में जो अधिनियम आया उसके तहत 1 साल बाद ही 1963 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया और परिसीमन आयोग ने फिर परिसीमन किया, ठीक है। उसके पश्चात 1972 में परिसीमन अधिनियम लाया गया, उसके तहत अगले ही साल 1973 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया और इसी तरह से फिर अंत में 2002 में लाया गया और 2002 में ही अगले में गठन किया गया। तो पहला 1952 में ही लाया गया, 1952 में गठन किया गया। लास्ट वाला 2002 में लाया गया, 2002 में ही गठन किया गया। बीच में 1962 और 1972 में जब आए थे
उन दोनों में एक एक साल लेट करके 1963 और 1973 में परिसीमन किए गए। अब देखिए परिसीमन, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1952 में जो परिसीमन आयोग बनाने के लिए जो परिसीमन अधिनियम लाया गया था 1952 का, उसमें यहाँ पर जो सदस्य संख्या थी वो 160 थी 1952 के आसपास, और वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या जो है 200 के आसपास है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को 1971 के आधार पर वर्ष 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया गया। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को 1971 के आधार पर 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया गया। ये पुनर्निर्धारण प्रतिबंध अगले 25 वर्षों तक 2026 तक किया गया है। 2026 में फिर से परिसीमन होने की संभावनाएं हैं। तो हुआ ये, देखिए जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन को हम लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 1976 के 42वें संविधान संशोधन जब किया गया तो उसमें निर्वाचन क्षेत्रों को 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया, 1971 के आधार पर किया गया और 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया गया। ठीक है, और 2000 तक के निश्चित कर दिया गया। फिर हमने अगले 25 वर्षों के लिए पुनर्निर्धारण जो है 2026 में किया जाएगा, ये बात की गई। ठीक है, मतलब ये है कि पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध जो है 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया गया 1971 के आधार पर। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया और पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध अगले 25 वर्षों तक लगा दिया गया कि 2026 तक आप पुनर्निर्धारण नहीं कर पाएंगे परिसीमन का। फिर 2001 के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जनसंख्या मापन को भी तय कर दिया गया। 2001 के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसी तरह जनसंख्या मापन को भी तय कर दिया गया। ठीक है, 2001 में ये तय किया गया। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को ये भी अधिकार दिया गया कि विधानसभा क्षेत्रों की तुलनात्मक पुनर्निर्धारण को 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाए। पहले जो है ये 1971 के आधार पर था, फिर 1991 के जनसंख्या के आधार पर किया जाए, ये भी दिया गया। फिर 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जो है 1991 के बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए 1971 के आधार पर किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। 1971 की जनगणना के आधार पर फिर 1991 की जनगणना के आधार पर जो है 2001 में, फिर 2001 में जनगणना हुई तो फिर 2003 में जाकर के 2001 की जनगणना के आधार पे 87वें संविधान संशोधन तय किया गया। ठीक है, 1991 की जनगणना के आधार पे 84वें संविधान संशोधन में 2001 में ऐसा किया गया। 2001 की जनगणना होनी थी उस समय, 2001 में, पहले की बात है। तो 1991 की जनगणना के आधार पे 84वें संविधान संशोधन के तहत और 87वें के तहत 2001 की जनगणना के आधार पे इनका जो है तय किया गया। मतलब जनसंख्या के हिसाब से व्यवस्था तय कर दी गई। हालांकि पुनर्निर्धारण जो है प्रत्येक राज्य में विधानसभा की सीटों के अनुसार संभव है, कुल सीटों के अनुसार ही संभव है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अब आरक्षण समझते हैं। देखिए, संविधान में राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है कि इस जाति या जनजाति के लिए राज्य में विधानसभा सीटों के आरक्षण वहाँ कुल सीटों के अनुपात में होता है। जहाँ तक इस जाति एवं जनजाति की कुल संख्या का सवाल है, यह वहाँ की कुल संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। मतलब यह है कि जाति जनजाति के राज्य में विधानसभा सीटों का आरक्षण वहाँ कुल सीटों के अनुपात में होता है, और जाति जनजाति की कुल संख्या का सवाल है तो वहाँ की कुल संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। कुल संख्या जितनी है उस हिसाब से वह सीटें पर निर्भर करती हैं। तो हम कह सकते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के स्थानों का आरक्षण जो होता है संविधान में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होता है, और राज्य की विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मूल रूप से आरक्षण जो SC ST की सीटों का आरक्षण का था वो 10 वर्ष के लिए था, 1960 तक था।
लेकिन इस व्यवस्था को हर बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और फिर ये 2020 में फिर 2009 के अधिनियम 95 में के द्वारा तय कर दी गई। ये जो आंग्ल भारतीय आरक्षण है और SC/ST का आरक्षण ये एक साथ ही किया गया था, एक अधिनियम की तहत ही। अब हम समझते हैं परिषद का गठन। देखिए अभी हमने विधानसभा का गठन समझ रहे थे, अब विधान परिषद का गठन समझ लेते हैं। देखिए विधानसभा के सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। देखिए विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, लेकिन विधान परिषद में सदस्यों अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। परिषद में अधिकतम संख्या जो है विधानसभा की 1/3 संख्या होनी चाहिए और न्यूनतम 40 निश्चित हैं। न्यूनतम 40 निश्चित हैं। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती, अगर है तो 40 से कम नहीं हो सकती। और विधानसभा के सदस्यों के संख्या के 1/3 हो सकते हैं। न्यूनतम 40 है, इससे ज़्यादा तो हो ही सकते हैं, 1/3 सदस्य तक हो सकते हैं। किसी राज्य में अगर मान लो विधान सभा की संख्या ज़्यादा है तो उसके 1/3 भी ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से हैं। अलग अलग राज्यों में संख्या अलग अलग होगी। अलग अलग राज्यों में जैसा कि विधानसभा की संख्या अलग है तो विधान परिषद की संख्या भी अलग अलग होगी। इसका मतलब ये है कि संबंधित राज्य में परिषद की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करती है। बात तो ठीक है। एक ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन जो है प्रभुत्व राज्यों के मामले में बना रहे। यद्यपि संविधान में परिषद की अधिकतम और न्यूनतम संख्या तय कर दी गई है, इसकी वास्तविक संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, संसद के द्वारा वास्तविक संख्या का निर्धारण किया जाता है। निर्वाचन पद्धति जो है विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कैसे होती है, देखिए 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। तो 1/3 सदस्यों स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ जैसे कि मैंने बताया संसद के द्वारा तय किया जाता है, तो संसद के द्वारा तय किया गया है। और कितनी कितनी सदस्य संख्या है ये भी आपको मैं बताऊंगा बाद में। अब निर्वाचन पद्धति विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। 3 वर्ष से स्नातक कोई वहाँ रह रहा है तो 1/12 सदस्यों को वो निर्वाचित करते हैं। और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, जिसमें अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए। माध्यमिक स्कूल से अधिक के अध्यापक उसमें 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। 1/12 सदस्यों का राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक करेंगे और 1/12 का ही निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन करवा रहे लोग करेंगे, जिसमें अध्यापक जो होगा वो माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखिए 1/3 विधानसभा के द्वारा, 1/3 ही स्थानीय निकायों से जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 3 वर्ष से स्नातक करेंगे, 3 वर्ष से रह रहे स्नातक करेंगे और 1/12 का निर्वाचन जो है 3 वर्ष से जो अध्यापन करवा रहे हैं उस क्षेत्र में वो माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक करवाएंगे। और बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल करते हैं। तो इस प्रकार 1/3 अगर जोड़ लें तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3 सदस्यों का। और 1/12 जोड़ दें, 1/12 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2/12 यानी 1/6 सदस्यों का स्नातक और अध्यापक करवाएंगे। बाकी राज्यपाल कर लेंगे। ठीक है, राज्यपाल नामांकन करेंगे, लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, कला, ज्ञान आदि, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव उनको चुना जाता है। इस तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। 5/6 का क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और 1/6 राज्यपाल नामित करते हैं। सदस्य एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है इसको आप समझेंगे अभी हम। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? इसमें जितना उनको वोटिंग मिलती उतनी इनको पावर्स मिलती है। मतलब जो चुने जाते हैं
वो अनुपातिक रूप से चुने जाते हैं। अब समझेंगे इसको समानुपातिक किस तरह से है, आगे समझेंगे अलग से। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्यपाल ने जिनको चुन लिया है वो सदस्य जो है अदालत में चुनौती देने योग्य नहीं होते हैं। विधान परिषद के गठन की ये प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है, ठीक है, अंतिम नहीं है, अस्थायी है। संसद इसको बदलने सुधारने के लिए अधिकृत है, संसद चाहे तो उसमें परिवर्तन कर सकती है। हालांकि अभी तक संसद ने ऐसी कोई विधि बनाई नहीं है। दोनों सदनों का कार्यकाल देखिए। विधानसभा का कार्यकाल, लोकसभा की तरह विधानसभा भी निरंतर चलने वाला सदन नहीं है। विधानसभा भी क्या होगी, विघटित होगी। विधानसभा आम चुनाव के बाद पहली बार बैठक से लेकर इसका सामान्य कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, पहली बैठक से लेकर के। इस काल के समाप्त होने पर विधानसभा स्वतः ही विघटित हो जाती है। हालांकि इसे किसी भी समय विघटित करने के लिए राज्यपाल अधिकृत हैं 5 वर्ष पूरे होने के पहले भी, ताकि न चुनाव हो सके। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार के लिए 1 वर्ष में कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपातकाल के 6 महीने बाद तक ये वो लागू रहेगा और फिर आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के भीतर विधानसभा का दोबारा निर्वाचन करवाना अनिवार्य है। विधान परिषद का कार्यकाल देखें तो राज्यसभा की तरह विधान परिषद का एक जो विघटन होता नहीं है, ये सतत सदन है, यानी कि स्थायी अंग है जो विघटित नहीं होता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में निर्वाचित होते रहते हैं। इस तरह 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन राज्यपाल द्वारा हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है। सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनर्चुनाव और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं। मतलब सेवानिवृत्त सदस्य जो हो गए हैं, रिटायर्ड, वो भी पुनर्चुनाव करने के लिए और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं। मान लो पहले सदस्य थे और फिर से वो अब निर्वाचित हो चुके हैं, मान लो, और सेवानिवृत्त हो गए, उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया 6 वर्ष, तो 6 वर्ष के लिए सदस्य जब सेवानिवृत्त हो गए तो फिर से अगली बार वो सदस्य बनने के लिए, अगले 6 वर्ष के सदस्य बनने के लिए भी वोटिंग कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल की सदस्यता देखें तो अर्हताएं क्या है। विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। चुनाव आयुक्त द्वारा किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है, जिसमें वह संकल्प लेता है कि मैं संविधान की निष्ठा रखूंगा, संप्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। और तीसरा उसमें जो गुण होना चाहिए वो है कि उसकी आयु कम से कम, उसकी आयु विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा 25, विधान परिषद 30। उसमें संसद द्वारा निर्धारित अर्हताएं भी होनी चाहिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधित्व वो क्या कह देंगे, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, तो पीआरए अधिनियम 1951 के तहत, इसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भी कहते हैं। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत संसद ने निम्नलिखित अतिरिक्त अर्हताओं का निर्धारण किया है। अतिरिक्त कौन सी हैं? पहली है पीआरए एक्ट के द्वारा 1951 वाले के, विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा का निर्वाचक होने की अर्हता रखता है। विधान परिषद में मान लो कोई सदस्य हो गए तो वो विधानसभा का निर्वाचक होने की अर्हता रखता है। उसमें राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। राज्यपाल अगर उस नामित कर सकता है वो संबंधित राज्य का अगर हो तो। इसके अलावा विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए, वहाँ पर मतदाता भी होना चाहिए उसी राज्य में। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य होना चाहिए। यदि अनुसूचित जनजाति जाति की सीट के लिए चुनाव लड़ता है तो फिर वो वहीं का उसी कैटेगरी से होना चाहिए। यद्यपि अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य उस सीट के लिए भी चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित न हो। इसके अलावा निरर्हताएं भी हैं। तो निरर्हताएं देखिए, संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य विधान परिषद या राज्य विधानसभा के लिए चुने जाते हैं, इसकी सदस्यता के लिए वो निरर्ह होगा यदि केंद्र या राज्य के मंत्री या राज्य विधान मंडल से छूट प्राप्त कोई अन्य कार्यालय के तहत लाभ के पद पर हो। इसके अलावा यदि वह विकृति चित्त हैं और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान हो कि वह विकृति चित्त हैं। इसके अलावा यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो,
इसके अलावा यदि भारत का नागरिक न हो, विदेश में कहीं नागरिक स्वेच्छा से अर्जित कर ली नागरिकता, तो वो किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभिस्वीकार किए हुए हो तो फिर वो निरर्हर होगा। इसके अलावा यदि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा उसके अधीन निरर्थित कर दिया गया हो तो भी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने कुछ निम्नलिखित निरर्हताएं निर्धारित की है। ये संसद के समान ही हैं, वे निम्नवत हैं। पहली, चुनाव में किसी प्रकार का भ्रष्ट आचरण या चुनावी अपराध को दोषी पाया गया हो तो फिर वो निरर्हर होगा। इसके अलावा उसे किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो जिसके लिए उसने 2 या 2 से अधिक वर्षों की कैद की सज़ा मिली हो, लेकिन किसी व्यक्ति का निरोधात्मक कानून के अंतर्गत निरुद्ध करना अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। वह निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनावी खर्च संबंधित विवरण प्रस्तुत करने में विफल नहीं रहा हो। उसका किसी सरकारी ठेके, कार्य अथवा सेवाओं में कोई रुचि न हो। वह किसी ऐसे निगम में लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो अथवा उसका निदेशक या प्रबंधकीय एजेंट नहीं हो जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो। इसके अलावा वह भ्रष्टाचार अथवा सरकार के प्रति विश्वासघात के कारण सरकारी सेवाओं से हटाया गया हो तो वो निरर्हर होगा। इसके अलावा उसे विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने और घूसखोरी के अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया हो। उसे अस्पृश्यता, दहेज और सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों में संलिप्तता इन्हें बढ़ावा देने के लिए दंडित नहीं किया गया हो। उपरोक्त निरर्हताओं के संबंध में किसी सदस्य के प्रति यदि प्रश्न उठे तो राज्यपाल का अंतिम निर्णय होगा। हालांकि इस मामले में वह चुनाव आयोग की सलाह लेकर काम करता है। इसके अलावा दल बदल के आधार पर निरर्हता देखें तो संविधान में ये प्रख्यापित हैं कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हर होगा तो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा, फिर निरर्हर होगा। 10वीं अनुसूची के तहत यदि निरर्हता का मामला उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष, राज्यपाल नहीं, अध्यक्ष फैसला करेगा। 10वीं अनुसूची के आधार पर सवाल उठे तो राज्य विधान परिषद में तो राज्य विधान परिषद का सभापति और राज्य विधानसभा के मामले में उसका अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष फैसला करेगा, राज्यपाल नहीं करेगा। ध्यान रखिए इस चीज़ का। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि सभापति अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा के परिधि में आता है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सामान्यतः एक चीज़ मैं बताऊं तो जैसा कि बताया कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो कीहोता ओलोहन बनाम जाचिलू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। कीहोता ओलोहन बनाम जाचिलू, कीहोता ओलोहन बनाम जाचिलू 1992 में। और ऊपर मैंने जैसा कि बात की कि भाई जम्मू कश्मीर के मामले में जो वहाँ पर विधानसभा है तो उसका कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है वो नहीं होता है, उसके संविधान के तहत उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मतलब वहाँ पर जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, उसके अपने संविधान के तहत ये मामला है। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत जो मंत्री का पद होता है वो लाभ का पद नहीं होता है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल ये घोषित कर सकता है कि कोई खास पद लाभ का पद उसकी सदस्यता के लिए निरर्हर नहीं है। मतलब राज्य विधानमंडल खुद ये तय कर सकता है, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा या विधान परिषद कोई भी हो सकता है विधानमंडल में, वो ये कर सकता है कि कोई खास पद या कोई विशिष्ट पद जो है उसके लिए वो लाभ का पद नहीं है, ऐसा वो बता सकता है। लेकिन ये बात पक्का है कि केंद्र में राज्य सरकार के अंतर्गत जो मंत्री का पद होता है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। अब हम समझेंगे शपथ या प्रतिज्ञान को। तो विधानमंडल के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य सदन में सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति, राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। शपथ में वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, प्रदत्त कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बिना शपथ लिए कोई भी सदस्य सदन में न तो मत दे सकता और न ही कार्यवाही में भाग ले सकता है।
एक व्यक्ति यदि सदन में सदस्य की तरह बैठता है और मतदान करता है तो उस पर प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना लगेगा। प्रतिदिन 500 रुपये शपथ के बिना अगर बैठता है तो पहला है शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले जुर्माना लगेगा यदि वह शपथ या प्रतिज्ञा लेने से बैठता है पहले, या फिर जब तक वो जानता है कि अर्हक नहीं है और उसकी सदस्य के लिए निरर्ह है और बैठता है तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा। इसके अलावा यदि वह संसद या विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के तहत बैठने या मत देने से प्रतिबंधित हो और फिर भी वो बैठता है तो 500 रुपये जुर्माना प्रतिदिन का लगेगा। कब शपथ लेने से पहले बैठ जाए तो लगेगा। वो जानता है कि अर्हक नहीं है, वो निरर्ह है, एलिजिबल नहीं है और फिर भी बैठता तो लगेगा। इसके अलावा विधानमंडल द्वारा निर्मित कोई विधि के तहत उसको प्रतिबंधित कर रखा हो फिर भी बैठता है तो जुर्माना लगेगा। विधानमंडल के सदस्यों को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते मिलते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्थानों का रिक्त होना। निम्नलिखित मामलों में विधानमंडल का सदस्य पद छोड़ता है। कब? दोहरी सदस्यता। एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबंधों के तहत एक सदन में उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। इसके अलावा निरर्हता देखें तो राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य यदि निरर्ह पाया जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई सदस्य अपना लिखित इस्तीफा विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष को देता है तो त्याग पत्र स्वीकार होने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा। अनुपस्थिति देखें तो यदि कोई सदस्य बिना कोई पूर्व अनुमति के 60 दिन तक बैठक में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। अन्य मामला देखें तो किसी सदस्य का पद रिक्त हो सकता है यदि न्यायालय ने उसके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दिया हो। इसके अलावा यदि सदन से निष्कासित कर दिया गया हो, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए तो भी वहाँ पर रिक्त हो जाएगा, और यदि राज्यपाल निर्वाचित हो जाए तो भी राज्य में जो विधानमंडल है वहाँ पर उसका पद रिक्त हो जाएगा। अब हम समझते हैं विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का, विधानसभा का भी विधान परिषद का भी अपना पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा के लिए अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, साथ में विधान परिषद के लिए सभापति और उपसभापति होते हैं। विधानसभा के लिए सभापति का पैनल जो होता है और परिषद के लिए उपसभाध्यक्ष का पैनल भी नियुक्त होता है। विधानसभा के लिए सभापति का पैनल और विधान परिषद के लिए उपसभाध्यक्ष का पैनल भी नियुक्त होता है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सामान्यतः विधानसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन विधानसभा के लिए सभापति का पैनल भी तय होता है। और विधान परिषद में सामान्यतः सभापति उपसभापति होते हैं, लेकिन विधान परिषद के लिए उपसभाध्यक्ष का पैनल भी नियुक्त होता है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? देखिए, विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष का पद होता है। ठीक है, सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष पद होता है। निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद रिक्त हो सकता है। यदि विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए उसकी तो भी वो पद से हट जाएगा। यदि वो उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्याग पत्र दे दे तो भी हट जाएगा। और यदि विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे हटा दे, इस तरह प्रस्ताव उसको 14 दिन पहले पूर्व विधानसभा को देना पड़ेगा। सदस्यों को बहुमत होना चाहिए। अब देखिए, अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य देख लेते हैं। कार्यवाही एवं अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए वह व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखता है। उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि इस संबंध में वह कोई भी नियम बनाए, अंतिम शक्ति उसके पास है। इसके अलावा अध्यक्ष का काम होता है प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? कि संविधान का, इसके अलावा संविधान के अलावा सभा के नियमों एवं कार्य संचालन की कार्यवाही में, इसके अलावा विधान में उसकी पूर्व परंपराओं के उपबंधों का अंतिम व व्याया करता है। इसके अलावा कोरम की अनुपस्थिति में विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। कोरम का मतलब क्या है? एक निश्चित संख्या। इसके अलावा प्रथम मामले में वह मत नहीं देता लगभग, लेकिन बराबर होने के मामले में वह निर्णायक मत दे सकता है। इसके अलावा सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक को अनुमति प्रदान कर सकता है।
इसके अलावा वह इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर उसका अंतिम निर्णय होता है। और इसके अलावा 10वीं अनुसूची के उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य की निर्भरता को लेकर उठे विवाद पर वो फैसला देता है। इसके अलावा विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति है और उसके कार्यों का पर्यवेक्षण वो करता है। स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है। यानी कि कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष भी भाई विधानसभा का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा नियम समिति का अध्यक्ष भी वो होता है और सामान्य उद्देश्य समिति का भी अध्यक्ष वो ही होता है। अब हम समझते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष की तरह ही विधानसभा के सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अपने बीच से ही अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद उसे निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी विधानसभा के कार्यकाल तक पद पर बना रहता है। हालांकि समय से पूर्व निम्नलिखित 3 मामलों में उसे हटाया जा सकता है। विधानसभा सदस्य वो नहीं रहे तो भी हट जाएगा। अध्यक्ष को अपना लिखित इस्तीफा दे दे वो। अब देखिए, उपाध्यक्ष हटेगा तो अध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष हटेगा तो उपाध्यक्ष को देगा। यदि विधानसभा सदस्य बहुमत के आधार पर उसे हटाने का संकल्प पास कर दे, विधानसभा के सदस्य मिलकर के उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प पास कर दे, 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी जरूरी है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी कार्यों को वो करता है। और विधानसभा सत्र के दौरान अध्यक्ष अनुपस्थित हो मान लो, तो ठीक उसी तरह से वो कार्य करता है। दोनों मामले में उसकी सारी शक्तियाँ अध्यक्ष के समान ही बनी रहेंगी। किस मामले में? अगर मान लो अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो सभी कार्य करता है वो, और विधानसभा के सत्र के दौरान अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो भी वो सारे काम करता है, और उसमें सारी शक्तियाँ उपाध्यक्ष को अध्यक्ष वाली मिल जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों के बीच में सभापति पैनल का गठन करता है। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदस्यों के बीच में सभापति का पैनल गठन करता है। उसमें कोई भी एक सदस्य एवं उसमें कोई भी एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की कार्यवाही संपन्न कराता है जब वह पीठासीन होता है। ठीक है, उस समय उससे अध्यक्ष के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। वह सभापति के नए पैनल का गठन तक कार्यरत रहता है। ठीक है, मतलब है कि सभापति का नया पैनल बनेगा तब तक वो इस तरह से रहेगा। पैनल बनाया जाता है, मान लो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही उपस्थित हो तो सभापति के पैनल में से कोई सदस्य सभापति के सभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिए अधिकृत होता है। अब हम समझते हैं विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का सभापति। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच से ही सभापति को चुनते हैं। सभापति निम्नलिखित 3 मामलों में पद छोड़ सकता है। किस मामलों में? सदस्यता समाप्त हो जाए तो छोड़नी पड़ेगी। मान लो विधान परिषद का सदस्य ही नहीं रहा तो वो फिर सभापति कैसे रह सकता है? और दूसरा है त्याग पत्र दे दे वो उपसभापति को। या तीसरी स्थिति ऐसी है कि विधान परिषद में उपस्थित तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसे हटाने का संकल्प पास कर दे, 14 दिन पहले सूचना देनी जरूरी है, तो फिर हटाया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद के सभापति की शक्तियां एवं कार्य विधानसभा के अध्यक्ष की तरह ही हैं। हालांकि सभापति को एक विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है जो अध्यक्ष को है, और वह ये है कि वो वित्त विधेयक है कि नहीं ये तय करता है। और वहाँ पर जो सभापति वो है वो थोड़ा कमज़ोर हैं अध्यक्ष की बजाय। अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष। सभापति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। जो अध्यक्ष को प्राप्त हैं वो ये हैं कि वो कोई भी वित्त विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं उसका अंतिम निर्णय करता है। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद के सभापति एवं सभापति के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है, इसलिए इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा वार्षिक मतदान नहीं किया जा सकता। अब हम समझते हैं विधान परिषद का उपसभापति। सभापति की तरह उपसभापति को भी परिषद के सदस्य अपने बीच से चुनते हैं। उपसभापति निम्नलिखित 3 मामलों में पद छोड़ सकता है: सदस्यता समाप्त हो जाए, त्यागपत्र दे दे, या संकल्प पारित कर लिया गया हो उसके खिलाफ 14 दिन पूर्व सूचना दे करके। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभाध्यक्षों ही कार्यभार संभालता है। परिषद की बैठक के दौरान सभापति न होने पर उसी का काम करता है और सारी शक्तियां उसको मिलेगी। सभापति सदस्यों के बीच से उपसभाध्यक्षों की सूची जारी करता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में उनमें से कोई भी कार्यभार संभालता है वह उपसभाध्यक्षों की नई सूची तक कार्य करते हैं। मतलब अगली सूची आएगी तब तक वो जो पैनल बनाया गया वो काम करेगा। अब हम समझेंगे राज्य विधानमंडल का सत्र। देखिए, राज्य विधानमंडल सत्र आहूत करना क्या है, स्थगन करना क्या है, इसको सबको समझेंगे। सबसे पहले राज्य विधानमंडल सत्र। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर बैठक का बुलावा भेजता है।
राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को, दोनों सदनों को, राज्यपाल जो होता है समय समय पर बैठक का बुलावा भेजता है। दोनों सत्र के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। सत्र यानी एक सेशन जो लाया गया 6 माह से लंबा टाइम नहीं लेना चाहिए बीच में। राज्य विधानमंडल को एक वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना जरूरी है। राज्य विधानमंडल को एक सत्र में विधानमंडल की कई बैठकें हो सकती हैं। एक सत्र में राज्य विधानमंडल की कई बैठकें हो सकती हैं, सत्र बुलाया जाता है। इसके अलावा देखिए स्थगन, बैठक के अलावा स्थगन की बात करें तो बैठक को किसी भी समय विशेष के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। ये समय जो है घंटों, दिनों या हफ्तों का भी हो सकता है स्थगन। अनिश्चित काल स्थगन का मतलब है कि चालू सत्र को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर देना, और इन दोनों तरह के स्थगन का अधिकतर सदन के पीठासीन अधिकारी को ही है। मतलब ये है कि जो इस दोनों तरह के स्थगन का अधिकार जो है सदन के पीठासीन अधिकारी को ही होता है। सत्रावसान, पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति कोई होता है। कार्य संपन्न होने पर सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगन की घोषणा करते हैं। इसके कुछ दिन बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि सत्र के बीच में राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा कर सकता है। स्थगन के विपरीत सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त कर देते हैं। स्थगन के विपरीत सत्रावसान जो होता है सदन के सत्र को समाप्त कर देते हैं। मतलब सत्र के बीच में भी राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा कर सकता है, स्थगन नहीं, सत्रावसान। सत्रावसान जो होता है, स्थगन अभी हम पढ़ चुके हैं, सत्रावसान पढ़ रहे हैं। सत्रावसान जो होता है स्थगन के विपरीत सत्र को समाप्त कर देते हैं। सत्रावसान का मतलब सत्र की अवसान कर देना। विघटन समझिए, अब देख, एक स्थायी सदन के नाते विधान परिषद कभी विघटित नहीं हो सकती। विधानसभा विघटित हो सकती है। सत्रावसान के विपरीत विघटन से वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। सत्र समाप्त होता है, सत्रावसान। स्थगन रोक लिया, सत्रावसान। सत्र रोक लिया, अगला सत्र हो जाएगा शुरू फिर से। लेकिन विघटन का मतलब है कि अगली सभा बनेगी वो करेगी, अब तुम चले जाओ। आम चुनाव के बाद सदन का फिर से गठन होता है। विघटन के बाद में ऐसी स्थिति बनती है। विधानसभा के विघटित होने पर विधेयकों के खारिज होने को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। विधानसभा विघटित होगी तो जो विधेयक हैं वो कौन कौन से खारिज होंगे, कौन से नहीं होंगे। देखिए, विधानसभा विघटित होगी क्योंकि विधानसभा ही होती, विधान परिषद होगी नहीं। विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाएगा। लंबित मान लो पड़ा है, चाहे मूल रूप से विधानसभा द्वारा प्रारंभ किया गया हो या फिर इसे विधान परिषद द्वारा भेजा गया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो समाप्त हो जाएगा। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक लेकिन विधान परिषद में है, विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया, विधान परिषद में है, वो भी समाप्त हो जाएगा। यदि ऐसा विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हो लेकिन विधानसभा द्वारा पारित न हो, खारिज नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि विधान परिषद में पड़ा हो, विधानसभा के द्वारा पारित न हो, विधान परिषद ने ही लागू किया हो, तो फिर खारिज नहीं हो सकता वो। इसके अलावा ऐसा विधेयक जो विधानसभा के द्वारा पारित हो एक सदनीय विधानमंडल राज्य में, तो दोनों सदनों द्वारा या दोनों सदनों द्वारा पारित हो, वो भी। यदि बहुसदनीय व्यवस्था वाले राज्य में लेकिन राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के कारण रोका हुआ हो, खारिज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ऐसा विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित हो एक सदनीय विधानमंडल राज्य में, मतलब एक सदन जहाँ हो केवल विधानसभा ही हो, या दोनों सदनों द्वारा पारित हो, बहुसदनीय व्यवस्था वाले राज्यों में होगी वो दोनों सदन, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदन के पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, को समाप्त नहीं किया जा सकता। कोरम या गणपूर्ति क्या है? देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं। मतलब उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या एक फिक्स होने की, इससे कम तो सदस्य होंगे तो फिर जो सदन है वो चल नहीं सकता है। सदन में 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी सहित होता है। इनमें से जो भी ज़्यादा हो वो चलेगा। मतलब सदन में 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां भाग। यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम न हो तो पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि वो सदन को स्थगित कर दे या कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित रखे।
अब सदन में मतदान समझिए। किसी भी सदन की बैठक में सभी मामलों में उपस्थित सदस्यों को बहुमत के आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा फैसला कैसे होगा। पीठासीन 5 अधिकारी का मत सम्मिलित नहीं होता है। केवल कुछ मामलों में जिन्हें विशेष रूप से संविधान में तय किया गया है, विधान सभा अध्यक्ष को हटाना, ऐसी स्थिति में 5 पीठासीन अधिकारियों का मत भी सम्मिलित होगा। इसके अलावा विधान परिषद के सभापति को हटाना, विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के मामले में विधान परिषद को सभापति हटाना, इनमें से सामान्य बहुमत की बजाय विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। पीठासीन अधिकारी यानी विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के मामले में सभापति पहले मामले में मत नहीं दे सकते, लेकिन बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं, चाहे अपने खिलाफ ही देना पड़े या अपने पक्ष में देना पड़े। विधानमंडल में भाषा, विधानमंडल में भाषा मतलब संविधान विधानमंडल में कामकाज संपन्न करने के लिए भाषा, कार्यालयीय भाषा और उस राज्य के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा की घोषणा करता है। हालांकि पीठासीन अधिकारी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। राज्य विधानमंडल ये निर्णय लेने में स्वतंत्र है कि सदन में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए या नहीं। राज्य विधानमंडल ये कर सकता है। ऐसा वह संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष बाद 1965 से तय करने के लिए अधिकृत है, मतलब कर सकता है 1965 के आसपास से। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय और त्रिपुरा के मामले में ये समय सीमा 25 वर्ष है। ठीक है, मतलब संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्ष बाद यानी 1965 से और 25 वर्ष बाद अगर कर लें तो ये हो जाएगा 85 से। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के मामले में 40 वर्ष। 15 वर्ष किसके मामले में है? तो 1965 तक के मामले में 15 वर्ष तय किया गया है। हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, मेघालय के मामले में 25 वर्ष सीमा है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तो 25 वर्ष है, अरुणाचल प्रदेश 40 वर्ष है। ठीक है, मणिपुर जो है 25 वर्ष है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा इनमें सब में 25 वर्ष है, लेकिन गोवा और मिजोरम में 40 वर्ष है। मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार। सदन का सदस्य होने के नाते प्रत्येक मंत्री एवं महाधिवक्ता को यह अधिकार है कि वह सदन की कार्यवाही में भाग ले, बोले एवं सदन से संबंधित समिति के लिए वह सदस्य रूप में नामित वो बोले और सदन से संबद्ध समिति की जिसके लिए वह सदस्य रूप में नामित हैं वोट देने के लिए भी अधिकार के बिना भाग लें। मतलब ये है कि संबद्ध सदस्य जिसके लिए वह सदस्य नामित हैं वोट देने के अधिकार के बिना भी भाग लें। संविधान के इस उपबंध के लिए 2 कारण हैं। वो वोट भी दे सकता है, वोट देने के लिए अधिकार मान लो कहीं नहीं है तो भी वो भाग ले, कार्यवाही में भाग ले। ठीक है, और एक बात ये है कि कोई भी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना 6 महीने तक मंत्री पद पर कोई व्यक्ति रह सकता है। कोई व्यक्ति जो होता है राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है मान लो, फिर भी वह 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। 6 महीने तक, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि संविधान में इस उपबंध के लिए क्या चीज़ें कह गई है कि एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है, और एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो जो मंत्री जो होते हैं उनके लिए ये बात कही गई है। सदन का सदस्य होने के नाते प्रत्येक मंत्री एवं महाधिवक्ता को ये अधिकार है कि वह सदन की कार्यवाही में भाग ले, बोले एवं सदन से संबद्ध समिति की जिसके लिए वह सदस्य रूप में नामित है वोट देने के लिए अधिकार के बिना भी भाग लें। ठीक है, संविधान के इस उपबंध के बारे में क्या कहा गया मैं बता चुका हूँ। अब हम समझेंगे राज्य की जो विधानमंडल होते हैं उसमें विधायी प्रक्रिया कैसे होती है। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक का प्रारंभिक सदन। एक साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। ठीक, बहुसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा कोई भी विधेयक या तो मंत्री के द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा पुरस्तावित किया जाएगा। विधेयक प्रारंभिक सदन में 3 स्तरों से गुजरता है, प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन। प्रारंभिक सदन के विधेयक के पारित होने के बाद इसे पूरे सदन में विचारार्थ और पारित करने हेतु भेजा जाता है। तब विधानमंडल के दोनों सदन इसे
मूल रूप से संशोधित कर पारित करते हैं तो इसे पारित माना जाता है। एक सदनीय व्यवस्था वाले विधानमंडल में इसे पारित कर सीधे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक। दूसरे सदन में भी विधेयक उन तीनों स्तरों के बाद पारित होता है जिन्हें प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन कहा जाता है। जब कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में भेजा जाता है तो वहाँ 3 विकल्प होते हैं। पहला, इसे उसी रूप में बिना संशोधन के पारित कर दिया जाए, ठीक। दूसरा, कुछ संशोधनों के बाद इसे विचारार्थ विधानसभा को भेज दिया जाए। तीसरा, विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाए। कोई भी विधानसभा से पारित विधेयक जब विधान परिषद के पास भेजा जाता है तो वहाँ उसके पास 3 विकल्प होते हैं। विधान परिषद उसमें संशोधन के बिना पारित कर दे, ठीक वैसे पारित कर दे। संशोधन के लिए विधानसभा के पास वापस भेज दे विधान परिषद को, ये अधिकार है। या फिर वो विधेयक को अस्वीकृत कर दे सकती हैं। इस पर कार्यवाही न की जाए, विधेयक को लंबित रखा जाए, ये भी कर सकती है वो। यदि परिषद बिना संशोधन के विधेयक को पारित कर दे या विधानसभा उसके संशोधनों को मान ले तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, जिसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विधानसभा परिषद के सुझावों को अस्वीकृत कर दे या परिषद ही विधेयक को अस्वीकृत कर दे या परिषद 3 महीने तक कोई कार्यवाही न करे तब विधान परिसभा फिर से इसे पारित कर परिषद को भेज सकती है। यदि परिषद दोबारा विधेयक को अस्वीकृत कर दे या उसे उन संशोधनों के साथ पारित कर दे जो विधानसभा को अस्वीकार हो या 1 माह के भीतर पास न करे, तब इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, क्योंकि विधानसभा ने इसे दूसरी बार पारित कर दिया। इस तरह साधारण विधेयक पारित करने के संदर्भ में विधानसभा के पास शक्ति प्राप्त है। ज़्यादा से ज़्यादा परिषद एक विधेयक को 4 माह के लिए रोक सकती है। परिषद इससे ज़्यादा नहीं रोक सकती। पहली बार में 3 माह के लिए और दूसरी बार में 1 माह के लिए, ठीक है। संविधान में किसी विधेयक पर असहमति होने के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं रखा गया है। दूसरी ओर साधारण विधेयक को पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ठीक है। साधारण विधेयक को पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। इसके अतिरिक्त यदि कोई विधेयक परिषद में निर्मित हो और विधानसभा अस्वीकृत कर दे तो विधेयक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार विधान परिषद को केंद्र में राज्यसभा की तुलना में कम अधिकार महत्व दिया गया है। मतलब राज्यसभा में जितनी ताकत है उतनी विधान परिषद में नहीं है। राज्यपाल की स्वीकृति। अब राज्यपाल स्वीकृति देगा उससे पहले मैं अभी देखिए जैसे कि बताया कि विधान परिषद को केंद्र में राज्यसभा की तुलना में कम अधिकार मिले हैं और कम महत्व मिला है विधान परिषद को। तो राज्यपाल स्वीकृति देगा तो क्या होगा, देखिए मामला। विधानसभा या द्विसदनीय व्यवस्था में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला, वो विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे। दूसरा, वो विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से रोके रखे। तीसरा, वह सदन या दोनों सदनों के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे। और चौथा, वो राष्ट्रपति को विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रख ले। यदि राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे तो विधेयक फिर अधिनियम बन जाएगा। और यह संविधि की पुस्तक में दर्ज हो जाता है। यदि राज्यपाल विधेयक को रोक लेता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है। और यदि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और दोबारा सदन या सदनों द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है एवं पुनः राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देना अनिवार्य हो जाता है। इस तरह राज्यपाल के पास वैकल्पिक वीटो है। यह स्थिति केंद्रीय स्तर पर भी है, ठीक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति। यदि विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो अपनी स्वीकृति दे देगा या रोक लेगा या विधान मंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। 6 माह के भीतर इस विधेयक पर पुनर्विचार आवश्यक है। यदि विधेयक को उसके मूल रूप में संशोधित कर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजूरी दे या नहीं दे, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। धन विधेयक क्या है? संविधान में राज्य विधानमंडल द्वारा धन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया निहित है। संविधान में राज्य विधानमंडल के द्वारा धन विधेयक को पारित करने के में
विशेष प्रक्रिया नीति हैं, ये निम्नलिखित हैं। पहला, धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये केवल विधानसभा में ही राज्यपाल की सिफारिश के बाद पुनर्स्थापित किया जा सकता है। और इस तरह कोई भी विधेयक सरकारी विधेयक हो, इस तरह कोई भी विधेयक सरकारी विधेयक होता है और सिर्फ एक मंत्री द्वारा ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को विधान परिषद को विचारार्थ भेजा जाता है। विधान परिषद के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं। वह न तो इसे अस्वीकार कर सकती है और न इसमें संशोधन कर सकती है। वह केवल सिफारिश कर सकती हैं और 14 दिनों को लौटाना भी होता है। 14 दिन में लौटाना पड़ेगा। विधानसभा इसके सुझावों को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। विधानसभा ज़्यादा शक्तिशाली धन विधेयक के मामले में यदि विधानसभा किसी सिफारिश को मान लेती है तो विधेयक पारित मान लिया जाता है। यदि विधानसभा किसी सिफारिश को मान लेती है, विधेयक पारित मान लिया जाता है। और यदि वह सिफारिश नहीं मानती है तो इसे मूल रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। यदि विधान परिषद 14 दिनों के भीतर विधानसभा को न लौटाए तो दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। इस तरह धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के मुकाबले विधानसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। विधान परिषद इस विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, ज़्यादा रोक नहीं सकती। अंततः जब एक धन विधेयक राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाता है और तब इस पर स्वीकृति दे देता है तो तब वह इस पर स्वीकृति दे सकता है, ऐसे रोक सकता है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। सामान्यतः राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकृति दे ही देता है जो उसकी पूर्व अनुमति के बाद लाया जाता है। ठीक है। जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति या तो इसे स्वीकृति दे देता है या इसे रोक लेता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ठीक है। अब हम समझते हैं संसद और राज्य विधानमंडल के बीच में विधायी प्रक्रिया की तुलना। देखिए, संसद और राज्य विधानमंडल। संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, साधारण विधेयक को। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में साधारण विधेयक को पेश कर सकते हैं। आप चाहें तो राज्यसभा में भी साधारण विधेयक ला सकते हैं और चाहें तो लोकसभा में ला सकते हैं। और राज्य विधानमंडल के मामले में देखें तो राज्य विधानमंडल के मामले में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, चाहे तो विधान परिषद में ला सकते हैं और विधानसभा में भी साधारण विधेयक लाए जा सकते हैं। दूसरा, साधारण विधेयक के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल की तुलना करें तो साधारण विधेयक के मामले में संसद क्या कहती है, यदि किसी मंत्री या गैर सरकारी मंत्री के द्वारा पेश किया जा सकता है। ठीक है, जो साधारण विधेयक होता है कोई मंत्री भी पेश कर सकता है और गैर मंत्री भी, यानी गैर सरकारी सदस्य भी पेश कर सकता है, मंत्री भी कर सकता है। और राज्य विधानमंडल के मामले में भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य इसे पेश कर सकता है। और साधारण विधेयक मामले में संसद में प्रारंभिक सदन में पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से गुजरता है। और यहाँ जो है प्रारंभिक के मामले में पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से ये प्रारंभिक है। देखिए, राज्य विधानमंडल जो होता है, राज्य विधानमंडल में प्रारंभिक में पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से ये गुजरता है। ये प्रारंभिक सदन में पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से गुजरता है संसद में साधारण विधेयक। और राज्य विधानमंडल में प्रारंभिक में पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से ये प्रारंभिक हैं। ठीक है। साधारण विधेयक के मामले में संसद में ये तब पारित माना जाता है कि जब इसमें सदन के दोनों सदनों को संशोधन या बिना संशोधन के सहमति हो, दोनों सदन। ठीक है। लेकिन राज्य विधानमंडल के मामले में क्या है कि ये पारित माना जाता है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के संशोधन या बिना संशोधन के सहमति के पारित हो। साधारण विधेयक के मामले में संसद में दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है जब दूसरा सदन द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर दूसरा सदन द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करें या संशोधन प्रस्तावित करे जो पहले सदन को स्वीकार न हो, यह 6 माह तक विधेयक को पारित न करे। ठीक। दोनों सदनों के बीच राज्य विधानमंडल में गतिरोध तब होता है जब विधान परिषद विधानसभा के द्वारा पारित अस्वीकार करे या संशोधन प्रस्तावित करे जो विधानसभा को स्वीकृत न हो और 3 माह तक विधेयक को पारित न करें। संसद के मामले में 6 माह तक पारित न करे तो, और राज्य विधानमंडल के मामले में 3 माह तक पारित न करे तो।
संविधान में किसी विधेयक को गतिरोध निपटाने हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध है। ठीक है, राज्य विधान के मामले में संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। संविधान में किसी विधेयक के मसौदे पर विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध यहाँ पर नहीं है। ये दो बहुत बड़े डिफरेंस है। गतिरोध के मामले में 6 माह तक रोका जा सकता है विधेयक को, ठीक है, संसद के मामले में केंद्र स्तर पर, लेकिन राज्य के मामले में ये 3 माह तक रोका जा सकता है। अब हम समझते हैं संसद और राज्य विधानमंडल का डिफरेंस। ठीक है, संसद क्या है साधारण विधेयक के मामले में? तो साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा दूसरी बार विधेयक को पारित कर राज्यसभा पर अभिभावी नहीं हो सकती। मतलब लोकसभा दूसरी बार विधेयक को पारित कर राज्यसभा पर अभिभावी नहीं हो सकती। इसी तरह दूसरी स्थिति में भी दोनों सदनों के बीच में गतिरोध एक समान रास्ता। लोकसभा दूसरी बार विधेयक को पारित करके राज्यसभा पर अभिभावी नहीं हो सकती, और इसी तरह दूसरी स्थिति में भी दोनों सदनों के बीच में गतिरोध एक समान रास्ता जो है वो संयुक्त बैठक करवा के समाप्त कर सकते हैं संसद के मामले में। लेकिन राज्य विधानमंडल के मामले में क्या स्थिति अब देखते हैं कि विधानसभा विधेयक को पास करने के लिए विधान परिषद पर अभिभावी हो सकती हैं। देखिए सेंटर के मामले में यह अंतर है। देखिए विधान मंडल और संसद में दूसरी बार भी संयुक्त बैठक से ही रास्ता सुलझाया जा सकता है यदि विरोध हो तो, और राज्य विधानमंडल जो है वहां पर संयुक्त बैठक का उपबंध ही नहीं है और अभिभावी होने का अधिकार विधानसभा को विधान परिषद पर है। ठीक है, संसद के मामले में अगर देखें साधारण विधेयक के मामले में, तो विधेयक पर गतिरोध समाधान के लिए चाहे वह राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो के लिए संयुक्त बैठक का उपबंध है। यदि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को इसके लिए बुलाया जाता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। नहीं बुलाया जाता है तो राष्ट्रपति मान लो संयुक्त बैठक नहीं बुलाता है तो फिर विधेयक को समाप्त माना जाता है, और बहुत जरूरी हो तो फिर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। और इस तरह से राज्य विधानमंडल जो होता है दूसरी बार विधेयक को पारित करते समय सिर्फ इसे विधानसभा से स्वीकृति की जरूरत होती है। परिषद से आए विधेयक को विधानसभा अस्वीकार कर दे तो वह समाप्त हो जाता है, और विधानसभा स्वीकृति दे दे तो वह विधान परिषद की कोई जानकारी का मतलब है ही नहीं। ये तो था साधारण विधेयक। अब धन विधेयक के समझ में क्या है? धन विधेयक में दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये धन विधेयक के मामले में लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में धन विधेयक लाया नहीं जा सकता। इसी तरह से राज्य विधानमंडल के मामले में देखें तो विधेयक जो है केवल विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है और विधान परिषद में नहीं कर सकते। लोकसभा में प्रस्तावित कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं कर सकते, संसद में, लेकिन विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं कर सकते। ऐसा ही धन विधेयक के मामले में सेम स्थिति है। एक स्थिति तो सेम निकली, लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से राज्यपाल की संस्तुति के बाद ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति की सहमति के बाद में धन विधेयक आएगा सेंटर में। इसी तरह से राज्यों में राज्यपाल की संस्तुति के बाद ही प्रस्तावित किया जा सकता है। इसी तरह से दूसरी स्थिति भी सेम ही मिली। तीसरी स्थिति क्या है? केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तावित किया जा सकता है, गैर सरकारी सदस्य नहीं कर सकता। यहाँ देखें तो विधानमंडलों में भी केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तावित किया जा सकता है, न कि गैर सरकारी सदस्य द्वारा। तीसरी स्थिति भी सेम ही है। चौथा ये है कि राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसी तरह से विधान परिषद द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, सेम स्थिति है। और 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए, तो यहाँ भी 14 दिन के अंदर संशोधन या संशोधन के बिना लौटा देना चाहिए। चौथी स्थिति भी सेम है। पांचवी स्थिति क्या है? लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार अस्वीकार कर सकती हैं। पांचवा यहाँ है वो है विधानसभा परिषद की सिफारिशों को स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकती है। पांचवी स्थिति भी एकदम सेम है। छठी स्थिति क्या है? लोकसभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप में मान लिया जाता है। यदि विधानसभा किसी सिफारिश के साथ इसे स्वीकार कर लेती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप से मान लिया जाता है। मतलब लोकसभा किसी सिफारिश को स्वीकार करती है तो दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप में मान लिया जाता है, और विधानसभा भी मान लेती है तो परिवर्तित रूप में मान लिया जाता है। यदि माने कौन? लोकसभा या विधानसभा माने तो छठी स्थिति भी सेम ही मिली। सातवीं स्थिति है लोकसभा किसी सिफारिश को न माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा इसे मूल रूप में पारित माना जाएगा।
मान लो लोकसभा की किसी सिफारिश को न माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा माना जाएगा, और विधानसभा भी न माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा, मूल रूप से पारित। 7वीं स्थिति भी सेम मिली। 8वीं स्थिति क्या है? यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिन के भीतर न लौटाए तो भी पारित मानेंगे। उसी तरह से विधानसभा विधेयक को 14 दिन के भीतर न लौटाए तो ये तय सीमा के भीतर इसे पारित माना जाएगा। यहाँ विधानसभा क्यों लिखा विधेयक को 14 दिन के भीतर न लौटाए? यहाँ विधान परिषद लिखना चाहिए था, क्योंकि राज्यसभा विधान परिषद एक जैसी है। 8वीं स्थिति भी सेम ही मिली मुझे। 9वीं स्थिति संविधान में दोनों सदनों के बीच में किसी गतिरोध के समाधान हेतु कोई उपबंध नहीं है। ऐसा इसलिए है ताकि राज्यसभा पर लोकसभा अधिभावी रहे। मतलब दोनों सदनों के बीच में गतिरोध के लिए कोई संयुक्त समाधान के लिए कोई उपबंध नहीं है। इसका इसलिए मतलब राज्यसभा लोकसभा पर अधिभावी रहे, और यदि राज्यसभा सहमत न हो तो भी लोकसभा द्वारा पारित विधेयक पारित किया जा सकता है। इसी तरह से संविधान में दोनों सदनों के बीच में गतिरोध होने पर कोई उपबंध नहीं है यहाँ, और विधान परिषद पर विधानसभा अधिभावी रहे। यदि विधान परिषद सहमत न हो तो भी विधानसभा द्वारा विधेयक पारित माना जाता है। अब हम समझते हैं विधान परिषद की स्थिति। संविधान में परिषद के बारे में क्या कहा गया है? उल्लिखित परिषद की स्थिति विधानसभा की तुलना में 2 कारणों से अध्ययन किया जा सकता है, जहां परिषद सभा के बराबर हो और जहां परिषद सभा के बराबर न हो। ठीक है, अब विधानसभा से समानता देखते हैं सबसे पहले। तो विधानसभा से समानता का मतलब बराबरी। तो निम्नलिखित मामलों में परिषद की शक्तियां और स्थिति विधानसभा के बराबर मानी जा सकती हैं। पहला, साधारण विधेयक को प्रस्तावित और पारित करने में। यद्यपि दोनों सदनों के बीच में असहमति की स्थिति में विधानसभा ज़्यादा प्रभावी होगी, लेकिन प्रस्तावित साधारण विधेयक दोनों सदनों में किए जा सकते हैं। दूसरा, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को स्वीकृति के मामले में। तीसरा, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का चयन। मतलब संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तथापि अपने सदस्यता के बावजूद वे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब ये है कि सदस्य चाहे विधान परिषद का हो, वो उत्तरदायी जो है वो विधानसभा के प्रति होगा। मंत्री बनने के बाद में वो विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। इसके अलावा संवैधानिक निकायों जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर विचार करने के लिए इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के न्यायिक क्षेत्र में वृद्धि। इसके अलावा विधानसभा से असमानता देखें तो निम्नलिखित मामलों में परिषद की शक्ति एवं स्थिति सभा से अलग है। एक तो वित्त विधेयक सिर्फ विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक बात है। विधानसभा से असमानता के साथ इस तार पर है कि विधानसभा में ही वित्त विधेयक ला सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। दूसरा, विधान परिषद वित्त विधेयक को न संशोधन और न ही इसे अस्वीकृत कर सकती हैं। विधानसभा को 14 दिन के भीतर अंदर सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के साथ देना जरूरी है। तीसरा है कि विधानसभा परिषद की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती हैं। दोनों मामलों में वित्त विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास माना जाता है, तो ये अलग स्थिति है विधानसभा से। इसके अलावा कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, ये तय करने का अधिकार विधानसभा के पास है, विधानसभा के अध्यक्ष के पास है, मतलब ये है। इसके अलावा एक साधारण विधेयक को पास करने का अंतिम अधिकार विधानसभा को ही है। कुछ मामलों में परिषद इसे अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार विधेयक को लिए 3 माह और दूसरी बार में 1 माह के लिए रोक सकती हैं। दूसरे शब्दों में परिषद राज्यसभा की तरफ पुनः परीक्षण निकाय भी नहीं है। मतलब राज्यसभा जिस तरह से सेंटर में होती है, इस तरह से विधान परिषद राज्यों में पुनः परीक्षण की निकाय नहीं है। ये एक विलंबकारी चैम्बर या परामर्शी निकाय मात्र है बस। परिषद बजट पर सिर्फ बहस कर सकती है, लेकिन अनुदान की मांग पर मत नहीं कर सकती। यह विधानसभा का विशेष अधिकार है। परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती।
ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति है, ठीक है, और परिषद राज्यपाल के क्रियाकलाप और नीति पर बहस और आलोचना कर सकती है, बस आलोचना ही कर सकती है और कुछ नहीं है। मान लो कोई सदस्य अगर विधान परिषद का भी है, फिर भी वो विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जब तक साधारण विधेयक परिषद से आया हो, सभा में भेजा गया हो, यदि सभा अस्वीकृत कर दे तो विधेयक खत्म हो जाता है साधारण विधेयक के मामले में। इसके अलावा परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि के चुनाव में भाग नहीं ले सकती। संविधान संशोधन विधेयक में परिषद प्रभावी रूप से कुछ नहीं कर सकती। इस मामले में विधानसभा ही अधिभावी रहती है और अंततः परिषद का अस्तित्व विधानसभा पर निर्भर करता है। विधानसभा की सिफारिश के बाद संसद विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि सभा की तुलना में परिषद की शक्तियां लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्तियों के मामले में देखें तो कमजोर हैं। जिस तरह से राज्यसभा को शक्तियां हैं, उस तरह से विधान परिषद को शक्तियां नहीं है। राज्यसभा को केवल वित्तीय मामलों को छोड़कर सभी अधिकार लोकसभा के समान है। दूसरी तरफ परिषद हर मामले में विधानसभा के अधीनस्थ ही है। इस तरह विधानसभा का पूरी तरह परिषद पर प्रभुत्व रहता है। यद्यपि राज्यसभा एवं परिषद दोनों दूसरे स्तर के यद्यपि राज्यसभा एवं परिषद दोनों दूसरे स्तर के सदन हैं, संविधान ने परिषद को राज्यसभा के मुकाबले निम्नलिखित 3 कारणों से कम प्रभावी बनाया है। किस कारण से ऐसा किया गया है, किसको कम प्रभावी बनाया गया है? संविधान में परिषद को राज्यसभा के मुकाबले कम बनाने के कारण क्या है? राज्यसभा को शक्तियां दी सेंटर में, लेकिन विधान परिषद को नहीं दी राज्यों में, तो कारण क्या है? पहला कारण देखिएगा कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए ये राज्य व्यवस्था का संघीय पद्धति का प्रतिबिंब है। यह केंद्र द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप के विरुद्ध राज्यों के हितों को संरक्षण का प्रदान का संघीय सामंजस्य बनाए रखती है। इसी तरह से ये परिषद की तरह केवल साधारण इकाई या केवल सलाहकार इकाई नहीं है, वरन ये प्रभावी पुनरीक्षण इकाई है। ठीक है। परिषद का गठन विषमांगी है। परिषद जो होती विषमांगी गठन है, इसमें विभिन्न हितों को प्रदर्शित करती है। उसमें विभिन्न रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं और कुछ नामित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। इसकी संरचना ही इसे कमजोर बनाती है और प्रभावी पुनरीक्षण निकाय में इसकी उपयोगिता को कम करती हैं। दूसरी ओर राज्यसभा का गठन समांग है, परिषद विषमांग है। समांग है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें मुख्य रूप से निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। 250 में से 12 सदस्य नामित होते हैं। परिषद को प्रदत्त दर्जा लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप है। परिषद वो सभा के अनुसार कार्य करना होता है। परिषद को सभा के अनुसार कार्य करता होता है। सभा निर्वाचित सदन होता है। विधानमंडल की द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल की देन है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन और हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन का विरोध नहीं करता है। हाउस ऑफ लॉर्ड केवल विलंबनकारी चौंबर है। यह साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह और धन विधेयक को 1 माह के लिए रोक सकता है। परिषद की कमजोर, शक्तिहीन और प्रभावहीन स्थिति और भूमिका को देखते हुए आलोचक विधान परिषद को द्वितीयक चौंबर, खर्चीली, आभूषणीय विकासिता और सफेद हाथी कहते हैं। आलोचक कहते हैं कि परिषद उसकी शरणस्थली है जो विधानसभा चुनाव हार जाते हैं और यह अप्रसिद्ध, अस्वीकृत और महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञों को मुख्यमंत्री या मंत्री या राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने में सहायता करती है। यद्यपि परिषद को सभा के मुकाबले कम अधिकार दिए गए हैं, फिर भी इसकी उपयोगिता निम्नलिखित मामलों में है। पहला है कि वो विधानसभा द्वारा जल्दबाजी, त्रुटिपूर्ण, असावधानी और गलत विरोधों के पुनरीक्षण और विचार हेतु उपबंध बनाकर जांच करती हैं। दूसरा है ये प्रसिद्ध व्यावसायिकों और विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती हैं। तीसरा है कि प्रत्यक्ष चुनाव का सामना नहीं कर पाते हैं, यानी कि ये इस मामले में महत्वपूर्ण है कि परिषद ये प्रसिद्ध व्यावसायिकों और विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती हैं जो प्रत्यक्ष चुनाव का सामना नहीं कर पाते हैं। राज्यपाल परिषद में 1/6 ऐसे सदस्यों को नामित करते हैं। विधानमंडल के विशेषाधिकार देखें तो राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों, इसकी समितियों, इसके सदस्यों को मिलने वाले विशेष अधिकारों, उन्मुक्तियों और छूटों का योग है।
ये इनकी कार्यवाहियों और स्वतंत्रता प्रभावीता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं। इन विशेषाधिकारों के बिना सदन न तो अपना प्राधिकार, मर्यादा और न ही सम्मान अनुरक्षित रख सकते हैं और न ही अपने सदस्यों को उनके विधायी उत्तरदायित्वों के निर्वहन में किसी बाधा से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। संविधान ने राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों को उन व्यक्तियों को भी विस्तारित किया है जो राज्य विधानमंडल के सदन या इसकी किसी समिति की कार्यवाहियों में बोलने या भाषा लेने के लिए अधिकृत हैं। इसमें राज्य के महाधिवक्ता और राज्य मंत्री सम्मिलित हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते हैं, जो राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग हैं। विधानमंडल के सदस्यों को जो विशेषाधिकार होते हैं वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते हैं। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। दो प्रकार के विशेषाधिकार यहाँ पर विधानमंडल के संदर्भ में होते हैं। एक तो वह जो राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त किया जाता है और दूसरा जिन्हें सदस्य व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करते हैं। तो दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब सामूहिक विशेषाधिकार किसे कहते हैं? प्रत्येक सदन को मिलने वाला सामूहिक मंत्रिमंडलीय विशेषाधिकार इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से हैं ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार है। पहला, यह ऐसे अधिकार हैं, क्या है देखिएगा, कि वह अपने प्रतिवेदनों, वाद विवादों, कार्यवाहियों को प्रकाशित करे और ये भी अधिकार हैं कि वह अन्यों को इसके प्रकाशन से प्रतिबंधित करे। तो सामूहिक विशेषाधिकार क्या है विधानमंडल के सदस्यों को, कि विधानमंडल अपने प्रतिवेदनों, वाद विवादों, अपने कार्यवाहियों को प्रकाशित कर सकता है और उसको ये भी अधिकार है कि अन्य को प्रकाशन से प्रतिबंधित भी कर दे। इसके अलावा विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह अपरिचितों को इसकी कार्यवाहियों से अपवर्जित कर सकती हैं, अपरिचित लोगों को, और कुछ महत्वपूर्ण मामलों में गुप्त बैठक भी कर सकती हैं। इसके अलावा परिषद को यह भी अधिकार है कि अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों से विनियमित रह सकती है और ऐसे मामलों पर निर्णय ले सकती हैं। इसके अलावा परिषद को यह भी अधिकार है कि भर्त्सना, फटकार और कारावास सदस्य के मामले में निलंबन या निष्कासन आदि द्वारा विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सभा की अवमानना के लिए सदस्यों सहित बाह्य व्यक्तियों को दंडित कर सकती हैं। परिषद को यह भी अधिकार है कि इसे सदस्य के पकड़े जाने, गिरफ्तार होने, दोष सिद्धि, कारावास न छोड़े जाने के संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा ये जांच प्रारंभ कर सकती हैं, साक्षियों को उपस्थित होने का आदेश दे सकती हैं और संगत पत्रों और रिकॉर्डों को भेज सकती हैं। इसके अलावा न्यायालय सभा या इसकी समितियों की जांच नहीं कर सकती। पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति, सदस्य या बाह्य सदस्य को गिरफ्तार या किसी विधिक प्रक्रिया, सिविल या आपराधिक को सभा परिसर में नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत विशेष अधिकारों की बात करें तो मंडल जो विधानमंडल है उसके व्यक्तिगत विशेष अधिकार किस प्रकार से हैं? सदस्यों को मिलने वाले व्यक्तिगत विशेष अधिकार इस प्रकार हैं कि उन्हें सदन चलने के 40 दिन और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदन चलने के 40 दिन पहले और सदन चलने के 40 दिन बाद तक। इसके अलावा ये छूट केवल सिविल मामले में है। आपराधिक या प्रतिबंधित निषेध मामलों में ये नहीं है। आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। उसके द्वारा किसी कार्यवाही या समिति में दिए गए मत या विचार को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह स्वतंत्रता संविधान के उपबंधों और राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियम और स्थायी आदेशों के अनुरूप है। इसके अलावा वे न्यायिक सेवाओं से मुक्त होते हैं। सदन चल रहा हो, वे साक्ष्य देने के लिए किसी मामले में बतौर गवाह उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं राज्य विधानमंडलों में विधान परिषदों की संख्या। विधान परिषदों का मतलब है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। पहली बात तो ऐसे 6 राज्य ही हैं जिनमें विधान परिषद हैं। विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी मैं बताता चलूँगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे राजस्थान से, बिकॉज इट्स आवर स्टेट। राजस्थान में जो विधानसभा होती है उसमें सदस्यों की संख्या जो होती है 200 होती है। विधान परिषद राजस्थान में है नहीं। मजे की बात ये है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 28 राज्यों में सबसे अधिक सदस्य संख्या कहाँ पर है। देखिए, मुझे सबसे अधिक संख्या अगर मिलेगी तो अनुमान के हिसाब से मैं चला जाता हूँ
तो बिल्कुल सही गया मैं उत्तर प्रदेश में 403 यहाँ पर सदस्य संख्या है। 403 से अधिक मुझे अभी तो दिखी नहीं है। 403 विधानसभा के सदस्यों की संख्या है उत्तर प्रदेश में, 403 है। और वहाँ उत्तर प्रदेश में मज़े की बात यह है कि 400 के लगभग एक तिहाई यानी कि 100 सदस्य वहाँ पर जो विधान परिषद वहाँ पर है ही यूपी में, और यूपी में 100 सदस्य विधान परिषद में होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इतना 403 है और उत्तराखंड में मजे की बात है 70 ही है केवल। ठीक है, 403 से कम का आंकड़ा अगर मैं सोचूं तो मुझे मिला 288 महाराष्ट्र में, 288 महाराष्ट्र में दूसरे नंबर में। महाराष्ट्र में 288 है, उसका एक तिहाई निकालेंगे तो लगभग देखिए 88 है, 288 मतलब 28 और 8 है तो 9 30 27, 9 बार चला गया। लेकिन इतने सदस्य यानी 78 सदस्य हैं 288 के एक तिहाई सदस्य 78 सदस्य महाराष्ट्र में हैं। 288 के उपरांत 288 से पहले हैं उत्तर प्रदेश में 403 है, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है वो दूसरे नंबर पे, उसमें 294 सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में दूसरी नंबर की सर्वाधिक सीटें जो है वो है पश्चिम बंगाल में 294, लेकिन तीसरे नंबर में शायद महाराष्ट्र ही है क्योंकि 288, उससे ज़्यादा मुझे कुछ अभी दिखा नहीं है। फिर तो बहुत सारी सीटें हैं 288 के बाद में, 234 भी हैं, और 234 किस में है, तमिलनाडु में, और 224 भी हैं कर्नाटक में, लेकिन उससे पहले भी 243 पड़ी बिहार में, 243 बिहार में। मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए सर्वाधिक संख्या 403 यूपी में, फिर 294 पश्चिम बंगाल में, 294 के पश्चात अगर हम बात करें तो 243 बिहार में है, क्षमा कीजिएगा, सर्वाधिक 403 यूपी में, पश्चिम बंगाल में 294, फिर महाराष्ट्र में 288, फिर बिहार में 243, फिर तमिलनाडु में 234, और फिर तो खूब हैं। खूब का मतलब यहाँ मेरे कहने का मतलब 224 हैं, 230 भी हैं, राजस्थान में 200 हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ केवल वो राज्य जिनमें विधान परिषद हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में विधानसभा में 175 हैं और विधान परिषद में 150 हैं। ठीक है, बिहार में 243 हैं और विधान परिषद में 75 हैं। कर्नाटक में 224 हैं, विधान परिषद में 75 हैं। ठीक है, देखिए 224 और 243 है, ये सदस्य संख्याएं क्रमशः 224 कर्नाटक में है और 243 बिहार में है। क्षमा कीजिए, हाँ, दोनों में ही 75-75 जो है विधान परिषद में है। देखिए 224 कर्नाटक में विधानसभा में है, लेकिन इसमें विधान परिषद में 75 हैं। इसी तरह से बिहार में भी 243 हैं, लेकिन विधान परिषद में 75 ही हैं। 288 महाराष्ट्र में, 78 सदस्य संख्या जो है वो है विधान परिषद में, 119 तेलंगाना में है और 40 जो है इसमें विधान परिषद में है, और 403 है तो 100 वहाँ पर वापस विधान परिषद में यूपी में हो गई। इस प्रकार देखिए एक सबसे पहले मैंने बताया आंध्र प्रदेश 50 वहाँ पर विधान परिषद में है, और बिहार में 75 विधान परिषद में है, कर्नाटक में 75 विधान परिषद में है, 78 वहाँ पर महाराष्ट्र में विधान परिषद में है, और तेलंगाना में 40 विधान परिषद में है, उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद में। इस तरह से सीटें समाप्त हो जाती हैं। परिसीमन की बात अगर करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में अगर मैं आपको बताऊं 2008 के में परिसीमन से पहले सभा में सीटें और 2008 में परिसीमन के बाद सभा में सीटें। ठीक है, तो कुल मैं पहले बताऊंगा, फिर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें बता दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ 2008 के पहले सभा में सीटें सर्वाधिक कहाँ पर थी, कौन से राज्य में सर्वाधिक थी।
तो अभी तक मुझे सर्वाधिक सीटों की संख्या 403 दिखी हैं। ठीक है, परिसीमन से पहले 2008 में परिसीमन से पहले 403 थी और बाद में भी 403 ही है, और वो है यूपी। ठीक है, यूपी में 403 दिखे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो वो है पश्चिम बंगाल 294, बाद में भी 294 हैं। SC ST के लिए थोड़ा आरक्षण बदला होगा, है वो ध्यान दीजिएगा बस। ठीक है, उसके पश्चात बात करें तो महाराष्ट्र में 288 हैं, पहले भी बाद में भी 288 हैं। SC ST के लिए बदला है, वो मैं आपको अलग से बताता हूँ। ये तो बड़ी बड़ी संख्याएं हो गई। महाराष्ट्र के पश्चात महाराष्ट्र में 288 हो गई। 288 के पश्चात मुझे तमिलनाडु में 234 दिख रही हैं, बाद में और पहले दोनों 234 हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक दिल्ली की हैं 70। ठीक है, विधानसभा में पहले भी 70, बाद में भी 70। ठीक है, ST के लिए बस सीटें दिल्ली में केंद्रित भाई नहीं है, लेकिन SC के लिए 13 थी पहले, 2008 के बाद में 12 कर दी सीटें आरक्षित SC के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 2008 से पहले थी नहीं, 2008 के बाद में 86 सीटें की गई थे, उसमें से 6 SC के लिए की गई, ST के लिए है नहीं। अब हम समझ लेते हैं अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 168 से 212 तक जो है जिसकी जानकारी दी हुई है, मैं आपको सारे अनुच्छेद एक बार बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 168 से लेकर के 177 तक सामान्य की जानकारी लिखी हुई है। 168 से 212 तक संपूर्ण क्या आएगा, विधान। इसमें देखिए, विधान में अगर विधान मंडल की बात करूं तो विधान मंडल में 168 से 212 है। उसका मैं विभाजन देखूं तो इसमें विभाजन एक तो सामान्य है जो 177 तक आएगा। ठीक है, 187 तक आ जाएगा राज्य विधायिका के पदाधिकारीगण, और 2 अनुच्छेद जो है कार्यवाही का संचालन में है, और सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में 4 अनुच्छेद है 193 तक। उसके बाद 195 तक 2 अनुच्छेद जो है राज्य विधायिकों और सदस्यों की शक्ति और विशेष अधिकार सुरक्षा के बारे में है। विधायी प्रक्रिया के बारे में 201 तक आ जाएंगे, और 207 तक वित्तीय मामलों संबंधी प्रक्रिया में आ जाएंगे। साधारण प्रक्रिया में 212 तक आ जाएंगे, और 213 तो फिर अलग ही हो जाएगा। मैं आप करके बताता हूँ, देखिए फिर से बता देता हूँ। 168 से लेकर के 177 तक सामान्य करके लिखे हैं, उसमें राज्यों में विधायिका का गठन 168, 169 राज्यों में विधान परिषदों का गठन और उन्मूलन, 170 में विधानसभाओं का गठन, 171 में विधान परिषदों का गठन। फिर से बताता हूँ, 168 में क्या लिखा है, राज्यों में विधायिकाओं का गठन, विधायिकाओं का गठन लिखना है 168। 169 राज्यों में विधान परिषदों का गठन और उन्मूलन 169 के तहत होता है। कोई भी मान लो नया राज्य में कोई नई विधान परिषद का गठन करके द्विसदनीय विधानमंडल की गठन करते हैं, मान लो सपोज दैट, तो 169 के तहत होता है। 170 में विधानसभाओं का गठन लिखा गया है, विधानसभा गठित होगी। फिर 171 में विधान परिषदों का गठन है, मतलब परिषदों का गठन और उन्मूलन जो है 169 में लिखा है। 171 में विधान परिषदों का गठन लिखा है। 172 में राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल, राज्यों में विधायिकाओं का गठन जो है वो 168 में है। 172 में कार्यकाल, राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यता 173 में आ जाएगी। 174 में राज्य विधायिका के 17 अवसान और भंग करना, राज्य विधायिका। ठीक है, विधायिका का मतलब विधानसभा है। ठीक है, 175 में लिखा गया है राज्यपाल का सदन और उसके सदनों से संबंधित करने और उन्हें संदेश देने का अधिकार, 175 में। 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। 177 में लिखा है सदस्यों से संबंधित मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार, ये लास्ट वाले में 177 में है। ठीक है, तो ये तो सामान्य कहलाया 168 से 177 तक। 178 से लेकर के देखें तो राज्य
विधायिका के पदाधिकारीगण जो है उसके बारे में लिखा गया है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 178 में लिखे गए हैं। 179 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों से त्याग पत्र पद से हटाया जाना अगले आर्टिकल में लिखा है। 178 में लिखा है कि विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उनकी जानकारी ली गई, कौन होगा, कैसे होगा, जो भी। अगले में लिखा है 179 में कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटाए जाने, त्याग पत्र देने, उसके बारे में जानकारी लिखी गई। 180 में लिखा गया उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे व्यक्तियों की शक्तियों के बारे में। 181 में लिखा गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा उस समय की अध्यक्षता से विरत रहना, जबकि उन्हें हटाए जाने के संबंधी प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो। हटाए जाने से संबंधित हो तो उस समय विरत रहने का बात लिखी गई है। इसके अलावा 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में। 183 में सभापति और उपसभापति के पदों से पद त्याग और पद से हटाए जाना। 183 में सभापति उपसभापति की बात की गई है। और उसी तरह से हटाए जाने के बारे में 179 में लिखा गया विधानसभा के बारे में। विधानसभा के लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाना, त्याग पत्र देने और पद से हटाए जाने से संबंधित जानकारी 179 में लिखी गई है। लेकिन उपसभापति और सभापति के बारे में हटाए जाने से त्याग पत्र से संबंधित जानकारी 183 में लिखी गई है। 184 में क्या, उपसभापति और अन्य व्यक्ति जो कि सभापति का कार्यभार देख रहे हैं उसको सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति लिखेगी। 185 में सभापति और उपसभापति दोनों सदन द्वारा उस सदन की अध्यक्षता से विरत रहने के जबकि उन्हें हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव सदन के विचाराधीन हो। देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं विधानसभा के, वो उस सदन की अध्यक्षता से विरत रहेंगे जब उन्हें हटाए जाने का संबंधी प्रस्ताव हो, तो वो 181 में है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष विरत रहेंगे हटाए जाने के प्रस्ताव में गए 181 में। 185 में लिखा गया है कि सभापति उपसभापति सदन की अध्यक्षता में विरत रहेंगे जब उन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। इसके अलावा 186 में लिखा गया है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति की वेतन भत्ते। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति सबकी वेतन भत्ते 186 में है और राज्य विधायिका का सचिवालय 187 में है। अब कार्यवाही का संचालन देखें 188 में, तो सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण जो है 188 में लिखी गई है। 189 में लिखी गई है मतदान, सदनों की रिक्तियां और कोरम का विचार किए जाने के कार्य की शक्ति। 190 में सीटों का रिक्त होना सदस्यों की अयोग्यता के आधार पे। 191 में सदस्यता के लिए अयोग्यता लिखी गई है। 192 में सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय। 193 में अनुच्छेद 188 के अंतर्गत शपथ ग्रहण करने, मतदान देने के लिए दंड या उस स्थिति के जब भी अर्हता नहीं हो, अयोग्य ठहरा दिया गया हो, और वो दंड जो है 188 के तहत जब शपथ ली जाती है उसके बारे में 193 में लिखा गया है। 194 में यह अलग शुरू हो जाएगी, राज्य विधायिकाओं एवं सदस्यों की शक्तियों के विशेष अधिकार। तो विधायी सदन इसके सदस्यों के नियमित सदस्यों की शक्ति विशेष अधिकार लिखे गए हैं। 195 में सदस्यों के वेतन भत्ते लिखे गए हैं। 196 में विधेयकों को प्रस्तुति या उन्हें पारित करने के संबंधी प्रावधान, विधायी शक्तियाँ शुरू हो जाएगी। तो 196 से 201 तक जो है विधायी शक्तियों के बारे में जानकारी, विधायी प्रक्रिया की जानकारी लिखी गई है। विधेयकों की प्रस्तुति, उन्हें पारित करने के संबंधी प्रावधान, विधान परिषद के वित्त विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के संबंध में शक्तियों पर प्रतिबंध। 198 वित्त विधेयकों संबंधी विशेष प्रक्रिया। 199 वित्त विधेयक की परिभाषा। 200 वित्त विधेयकों की स्वीकृति। 201 बिल विचारार्थ सुरक्षित। 202 वित्तीय मामलों के संबंधी प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। 203 विधायिका के प्राक्कलनों के संबंधी प्रक्रिया, प्राक्कलनों। 204 विनियोग विधेयक। 205 पूरक अतिरिक्त अनुदान। 206 ऋण लेखा ऋण असाधारण अनुदानों पर मतदान। 207 वित्त विधेयकों के संबंधी विशेष प्रावधान। 208 प्रक्रिया संबंधी नियम। 209 वित्त विधायिका में वित्तीय कार्यवाहियों से संबंधित प्रक्रियागत नियम। और 210 विधायिका के प्रयोग में की जाने वाली भाषा। 211 विधायिका पर चर्चा प्रतिबंध। ठीक है। 212 न्यायालय द्वारा विधायिका की कार्यवाहियों के संबंध में पूछताछ नहीं। 213 आ जाता है विधायिका द्वारा अवकाश की अवधि में राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब देखिए, संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत बनाएगी कानून। 169 कौन सा कानून था, 1 मिनट में अभी देख लेता है। 169 था राज्यों में विधान परिषदों का गठन और उन्मूलन। तो राज्यों में विधान परिषदों का गठन और उन्मूलन जो है कब कब क्या हुआ, देखिए। उन्मूलन हुआ 1969 में
पश्चिम बंगाल में उन्मूलन किया गया। पश्चिम बंगाल विधान परिषद के उन्मूलन का प्रावधान किया गया। पंजाब विधान परिषद उन्मूलन 1969 में, पश्चिम बंगाल और उन दोनों ने 1969 में किया। पंजाब राज्य की विधान परिषद के उन्मूलन का प्रावधान किया गया। आंध्र प्रदेश ने 1985 में, आंध्र प्रदेश विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1985 आंध्र प्रदेश विधान परिषद उन्मूलन में प्रावधान किया गया। तमिलनाडु ने 2005 में, आंध्र प्रदेश ने 2005 में फिर से सृजित करने का बात की। तो तमिलनाडु जो है उसने 2005 में ख़त्म की और आंध्र प्रदेश ने 1985 में जो ख़त्म की उसको 2005 में लागू किया। तमिलनाडु विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम, तमिलनाडु उन्मूलन कर दिया गया और आंध्र प्रदेश सृजन 2005 है तो उसमें आंध्र प्रदेश सृजन किया गया। तमिलनाडु ने फिर से सृजन 2010 में किया। ठीक है, इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हो जाता है। अगला अध्याय है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है कितना लंबा है पार्ट, इसको हम देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा ये होना नहीं चाहिए, बहुत छोटा सा पार्ट है। फिर आएगी अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, जो ट्रिब्यूनल्स हमारे आते हैं वो आ जाएंगे इसमें। 14A के अंतर्गत ये बहुत छोटा सा अध्याय है। ट्रिब्यूनल्स के बाद अधीनस्थ न्यायालय, ये कितना लंबा है अभी मैं देख लेता है। अधीनस्थ न्यायालय के संदर्भ में ठीक ठाक जानकारी, ज़्यादा लंबा नहीं है। फिर आ जाएगा कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, तो ये तो बहुत छोटा सा अध्याय है। फिर हमारा अगला भाग स्थानीय सरकार शुरू हो जाएगा, उसमें पंचायती राज को हम समझेंगे और पंचायती राज को समझने के पश्चात हम जिला प्रशासन को समझेंगे। पंचायती राज ठीक ठाक काफ़ी बड़ा पार्ट है। उसके पश्चात नगर निगम यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ को समझेंगे। म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं वो भी ठीक ठाक लंबे अध्याय हैं दोनों। फिर भाग अगला शुरू हो जाएगा छठा, अभी चौथा चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में 40-41 वाले 2 अध्याय आ जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश वाला अध्याय ज़्यादा बड़ा नहीं है और ना ये दूसरे वाला ज़्यादा बड़ा है, बहुत छोटे छोटे हैं। अगला आ जाएगा फिर निर्वाचन आयोग के बारे में दे रखा, तो निर्वाचन आयोग बहुत छोटा सा अध्याय है। उसके पश्चात संघ लोक सेवा आयोग बहुत छोटा सा अध्याय है।